नमस्कार मित्रों, आपका कथा कुंजर चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम गौरव पंत शिवानी की लिखी हुई कहानी सती को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गाड़ी ठसाठस भरी थी। स्टेशन पर तीर्थयात्रियों का उफान सा उमड़ रहा था। एक तो माघ की पुण्यतिथि में अर्ध कुंभ का मेला, उस पर प्रयाग का स्टेशन। मैंने रिजर्वेशन स्लिप में अपना नाम ढूंढा और बड़ी तसल्ली से अन्य 3 नामों की सूची देखी। चलिए, तीनों महिलाएं ही थीं। पुरुष यात्रियों के नासिका गर्जन से तो छुट्टी मिली। 2 महिलाएं आ चुकी थीं। एक, जैसा कि मैंने नाम से अनुमान लगा लिया था, महाराष्ट्री थी और दूसरी पंजाबी। तीसरी मैं थी और चौथी अभी आई नहीं थी। मैं एक ही दिन के लिए बाहर जा रही थी, इसी से एक छोटा बटुआ ही मेरे साथ में था। आसपास बिखेरे दोनों महिलाओं के भारी भरकम सूटकेस, स्टील के बॉक्स और मेरू पर्वत से ऊंचे ठसे कसे होल्डार्ड देखकर मैंने अपने को बहुत हल्का फुल्का अनुभव किया। वैसे भी मैं सोचती हूँ, बक्स होल्डहीन यात्रा में जो सुख है वह अन्य किसी में नहीं। चटपट चढ़े और खटखट उतर गए। नकुलों के हथेली पर धरे द्रव्य को अवज्ञापूर्ण दृष्टि से देखकर ये क्या दे रही हैं साहब, कहने का भय, न सहयात्रियों के उपालंब की चिंता। मेरी साथ की महाराष्ट्री महिला ने अपने वृहदाकार स्टील के बक्स एक के ऊपर एक चुनकर पिरामिड से सजा दिए। लगता था वह प्रत्येक वस्तु के लिए स्थान और प्रत्येक स्थान के लिए वस्तु की उपादेयता में विश्वास रखती थी। वह स्वयं बड़ी शालीनता से लेटकर एक सीध में 2 तकिए लगाए एक मराठी पत्रिका पढ़ने में तल्लीन थी। दूसरी पंजाबी महिला के पास एक सूटकेस, टोकरी और बिस्तरा ही था, पर तीनों बेतरतीबी से बिखरे पड़े थे। उनका एक सुराहीदान, जिसकी एक टांग अधिकांश सुराहीदानों की भांति कुछ छोटी थी, बार बार लुढ़क कर उनको परेशान किए जा रहा था। वह बेचारी चश्मा उतार कर रखती, हाथ की जासूसी अंग्रेजी पुस्तक, जिसे पढ़ने में उन्हें पर्याप्त रस आ रहा था, औंधी कर बर्थ पर टिकाती, झुंझलाकर सुराहीदान ठिकाने से लगाकर जैसे ही हाथ की पुस्तक के रस की डुबकी लगाती कि सुराहीदान फिर लुढ़क जाता। मुझे उनकी उलझन देखकर बड़ी हंसी आ रही थी। वैसे मैं उनकी परेशानी काफ़ी हद तक दूर कर सकती थी, क्योंकि सुराहीदान मेरे पास ही धरा था। मैं उसकी लंगड़ी टांग को अपने बर्थ से टिकाकर लुढ़कने से रोक सकती थी, पर सुराही को ऐसी बेतुकी काट की सवारी में साथ लेकर चलने वालों से मुझे कभी सहानुभूति नहीं रहती। पंजाबी महिला संभवतः किसी मीटिंग में भाग लेने जा रही थी, क्योंकि उनके साथ एक मोटी सी फाइल भी चल रही थी, जिसे खोल वो बीच बीच में हिल हिल कर कुछ आंकड़ों को पहाड़ी की भांति रटने लगती और फिर बंद कर उपन्यास पढ़ने लगती। उनकी सलवार कमीज, दुपट्टा, यहाँ तक कि रुमाल भी खद्दर का था, और शायद उसी के संघर्ष से उनकी लाल नाक का सिरा और भी अबीरी लग रहा था। उनके चेहरे पर रूप था किंतु लावण्य नहीं, रंग गोरा था किंतु खाल, हाथ में हाथ की बुनी खादी शाही खुरदुरापन था। ठुड्डी पर एक बड़े से तिल पर 2-3 लंबे बाल लटक रहे थे। या वे प्रौढ़ा कुमारी थीं या विधवा, क्योंकि चेहरे पर एक अजीब रीतापन था। जीवन के उल्लास की एक आध रेखा मुझे ढूंढने से भी नहीं मिली। जासूसी पुस्तक को थामने वाले उनके हाथों की बनावट मर्दानी और पकड़ मजबूत थी। ये वे हाथ नहीं हो सकते, मैं मन में सोच रही थी, जो बच्चों को मीठी लोरी की थपकने देकर सुलाते हैं, पति की कमीज के बटन टाकते हैं या चिमटा सांसी पकड़ते हैं। ये वे हाथ हो ही नहीं सकते, जिनकी हस्तरेखाओं को उनकी कर्म रेखाएं धूल कालिक की दरारों से मलिन कर देती हैं। मेरा अनुमान ठीक ही था। स्वयं ही उन्होंने अपना परिचय दे दिया। वे पंजाब की विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए आश्रम की संचालिका थीं। हाल ही में विदेश से लौटी थी और लखनऊ की किसी समाज कल्याण गोष्ठी में भाग लेने जा रही थी। समाज सेविकाओं में उनका नाम अग्रणी था। महाराष्ट्री महिला के परिचय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उस स्वल्प भाषणी सुंदर प्रौढ़ा ने हम में से किसी को भी मैत्री का हाथ बढ़ाकर प्रोत्साहित नहीं किया। हाथ की मराठी,
पत्रिका को पढ़ते हुए स्वयं ही मुस्कुराती जा रही थी और कभी गहरी उदासी से गर्दन मोड़ ले रही थी। स्पष्ट था किसी कुशल मराठी कथा लेखक की सिद्ध कलम का जादू उन्हें कठपुतली सा नचा रहा था। वे हमारे डिब्बे में होकर भी नहीं थी। उनके गोरे रंग पर उनकी लाल शोलापुली साड़ें लपटी सी मार रही थी। गाड़ी ने सीटी दी और ठीक इसी समय हमारे साथ की एक चौथी महिला ने डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी मानो उन्हीं के लिए रुकी थी। डांट डपट के फुफकारे छोड़ती गाड़ी चली और उसी धक्के के साथ ये महिला फद्द से सीट पर लुढ़क पड़ी। उनके हाथ में बेंच से बनी एक छोटी सी टोकरी थी और कांख में चौकोर बटुआ दबा था। ओह, लगता था गाड़ी छूट ही जाएगी। बाप रे बाप, कैसी दौड़ लगानी पड़ी। मैं उन्हें देखते ही रह गई। समाज सेविका ने जासूसी उपन्यास बंद कर दिया। हम तीनों की ही दृष्टि उस चौथी पर आबद्ध हो गई थी। दोष हमारा नहीं था, वह चीज़ ही देखने लायक थी। हमारा घूरना उन्होंने भांप लिया। केम बेन, बहुत लंबी हूँ ना मैं? वो हंसी। 6 फुट 10.5 इंच टू बी एग्जैक्ट। शायद भारत की सबसे लंबी नारी। चलिए, यह अच्छा है कि इस डिब्बे में आज हम चारों महिलाएं ही हैं, नहीं तो मुझे पुरुष भी मुझे घूरते। फिर वे दनादन हमारा इंटरव्यू लेने लगे। पहला प्रहार मुझ पर ही हुआ। समाज सेविका ने ठक ठक कर रूखे उत्तरों के 2-4 चांटे धर दिए। महाराष्ट्रीय महिला ने हिंदी नहीं जानता कहकर पीठ फेर ली तो उस महिला ने त्रुटिहीन अंग्रेजी का धारा प्रवाह भाषण झाड़ दिया। मुझे मदालसा कहते हैं, मदालसा सिंघानिया। कल ही प्रिटोरिया से आई हूँ अपने पति की मृतदेह लेने। मैं चौंक गई। समाज सेविका ने अपने रूखे व्यवहार पर लज्जित होकर चट आगे बढ़कर उनके उस दोनों हाथों को थाम लिया। अरे राम राम, कोई दुर्घटना हो गई थी क्या? उन्होंने बड़े दर्द से पूछा। मदालसा की वेशभूषा में सद्वैधव्य का कहीं कोई चिन्ह नहीं था। वे लंबी होने पर भी पठानी सी गठे कसे शरीर की लावण्यमयी गति यौवना थी। उनके बाल किसी दामी सैलून में कटे संवरे लग रहे थे। अपनी धानी रेशमी साड़ी को वे हाफ पैंट की भांति ऊपर चढ़ा दोनों पैरों की पालथी मार आराम से जम गईं। असल में पिछले वर्ष एक पर्वतारोही दल के साथ मेरे पति भारत आए थे। वहीं एक एवलांच तूफान के नीचे दबकर उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या मृतदेह अब मिली? मैंने पूछा। हाँ, भारत सरकार ने मुझे सूचित किया तो भागती आई। बर्फ में दबी देह सुना है ज्यों की त्यों मिली है। मेरे बुने स्वेटर का जिसे इन्होंने पहना था एक फंदा भी नहीं टूटा। मृत पति की स्मृति ने उन्हें भाव विभोर कर दिया। बटुए से मर्दाना रुमाल निकाला। वे कभी आंखें पोंछने लगी, कभी अपनी सूप नखासी लंबी नाक। बेचारी करती भी क्या, कोई भी जनाना रुमाल उस नाक का अस्तित्व नहीं संभाल सकता था। अचानक हम तीनों को बेचारी मदालसा का 1 वर्ष पुराना वैधव्य एकदम ताज़ा लगने लगा। तो क्या अब आप अपने हस्बैंड का डेड बॉडी लेकर प्रिटोरिया फ्लाई करेगा? महाराष्ट्रीय महिला ने पूछा। नहीं बेन, मदालसा सीट पर लेट गई तो लगा एक लंबे खजूर का पेट कटकर लटक गया। एक लंबी सांस खींचकर उन्होंने कहा, मैं असल में सती होने भारत आई हूँ। हम तीनों को एक साथ अपने इस उत्तर का क्लोरोफार्म सूंघा। सती ने एकदम आंखें मूंद ली, जैसे वे चाह रही थी कि हम उन्हें शांति से पड़े रहने दें। ऐसा भी भला किसी ने सुना था इस युग में? सुस्पष्ट उच्चारण में अंग्रेजी बोलने वाली 6 फुट 10.5 इंच की यह काया कल बर्फ में दबी पति की 1 साल बासी लाश को छाती से लगा जल भुनकर राख हो जाएगी। नहीं, आपको ऐसी मूर्खता करने का कोई अधिकार नहीं। ये एक अपराध है, आप नहीं जानती? खादीधारी महिला ने उठकर मदालसा के सिरहाने बैठे उसे गंभीर भाषण की गोलाबारी झाड़ने लगी। भारत विभाजन के समय मेरे पति की हत्या कर दी गई। क्या मैं सती हो गई? सिली सेंटीमेंट। यदि मैं भी उस दिन आपकी भांति सती हो जाती तो आज यह देह दीन दुखियों के काम आ सकती थी। पहले मॉडल जेल की अध्यक्षा रही और अब गिरी बहनों के आश्रम की देखरेख करती हूँ। ना बेन ना, मदालसा ने करवट बदली। मैं तो सती होने ही भारत आई हूँ। हाय मेरा नील रतन, नीलू डार्लिंग। वह फिर मर्दाने रुमाल में मुंह छिपाकर सिसकने लगी। आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ।
आपके पति के अंतिम संस्कार में आपकी सहायता कर आपको अपने आश्रम ले चलूँगी। समाज सेविका ने अपने उदार प्रस्ताव का चुग्गा डालकर मदालसा को रिझाने की चेष्टा की। मदालसा बड़ी उदासी से हंसी। धन्यवाद बेन, पर ब्रह्मा भी अब मुझे अपने निश्चय से नहीं डिगा सकते। ये रोग हमारे खानदान में चला आया है। मेरी परनानी तो राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग को भी घिस्सा देकर सती हो गई थी, और नानी के लिए तो लोग कहते हैं कि नाना जी की मृतदेह गोद में लेकर चिता में बैठते ही स्वयं चिता धो धो कर जल उठी थी, फिर मेरी माँ और अब मैं। खैर हटाइए भी, पता नहीं किस धुन में आकर आप लोगों से कह गई। आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू, मुझे आपसे नहीं कहना चाहिए था। चलिए हाथ मुँह धोकर खाना खा लिया जाए। क्यों, क्या ख्याल है? उन्होंने अपनी कदली स्तंभ सी जंघाओं पर दोनों हाथों से त्रिताल का टुकड़ा सा बजाया। हम तीनों को एक बार फिर आश्चर्य उदधि में गोता लगाने को छोड़ वे टोकरी से एक स्वच्छ तौलिया साबुन निकल गुसल खाने में घुस गईं। उनके जाते ही हम तीनों में परम मैत्री की एक डोर बंध गई। अजीब औरत है। क्या आप सोचती हैं यह सचमुच सत्य होने जा रही है? मैंने मराठी महिला से पूछा। देखिए, मरने वाला कभी ढिंढोरा पीटकर नहीं मरता, वह हंसकर बोली। हमको तो इसका स्क्रू ढीला लगता है। उन्होंने अपने माथे की ओर उंगली घुमाई। इस जमाने में कोई सतीवती नहीं होती। क्षमा कीजिएगा, खादीधारी महिला बड़ी गंभीरता से बोली। मुझे औरतों का अनुभव आप दोनों से अधिक है। मैं ऐसी भावुक प्रकृति की भोली औरतों को देखकर ही पहचान जाती हूँ। मुझे पक्का विश्वास है कि ये पति की मृतदेह देखते ही वही मूर्खता कर बैठेगी जिसका यह खुलेआम ऐलान कर रही है। इतने में मदालसा हाथ मुंह धोकर ताज़ा चेहरा लिए आ गई। मेरी गाड़ी 1 ग्राम नदी, नाले, पुल, कूदती फराटे सराटे से भागी जा रही थी। मदालसा ने अपनी टोकरी खोलकर नाश्ता दान निकाल दिया। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, ऐसे ही एक यात्री को खाते देख दूसरे सहयात्री को भी भूख लगाती है। क्षण भर में सत्य प्रथा पर चल रही बस कपूर धुएं की भांति उड़ गई और चटाचट नाश्तेदान खुलने लगे। आइए ना, एक साथ बैठकर खाया जाए, मदालसा ने कहा और बड़े यत्न से स्वच्छ नैपकिन बिछा छोटे छोटे स्टील के कटोरेदान सजाने लगी। धन्यवाद, मैंने कहा, पर हमारे साथ भी तो खाना है, इसे कौन खाएगा? वाह जी वाह, उसे हम खाएंगे। ईश्वर ने यह 6 फुट 10.5 इंच का दुर्ग आखिर बनाया किस लिए है? उनकी भुवन मोहिनी हंसी ने हमें पराजित कर दिया। वैसे भी हम तीनों ने एक दूसरे को काक दृष्टि से सती के घृत पकवान को आंखों ही आंखों में घूरते चखते पकड़ भी लिया था। सुनहरी मोयनदार कचौड़ियाँ थीं, मसालों के गहरी परत में डूबी सब्जियां थीं, रायता था, चटनी थी और थे ठास ठास कर भरे गए मेवा जड़े बूंदी के लड्डू। यह तो सफ़र का खाना नहीं, अच्छा खासा विवाह भोज है। समाज सेविका की आंखों से लार टपक रही थी। बड़ा हैवी खाना लेकर चली हैं आप, उन्होंने कहा और कचौड़ियों पर टूट पड़ी। हम तीनों के पास भारतीय रेल यात्रियों के साथ युग युगांतर से चली आ रही वही पूरी तरकारी और आम के अचार की फाँकें थी। अपना खाना खाया ही किसने? मदालसा के स्वादिष्ट भोजन को चटकारे ले लेकर हम तीनों ने साफ कर दिया। उधर वे अकेली ही हम तीनों के नाश्ता दानों को जीभ से चाट गई थी। विधाता ने सचमुच ही उनके शरीर के दुर्ग में असीम गोला बारूद भरने के लिए अनेक कोष्ठ प्रकोष्ठों की रचना की थी। महातृप्ति की कई तार और मंद्र सप्तक के डकार लेकर हाथ मुँह धो मदालसा ने टोकरी में एक मस्जिद के गुंबद में आकर पानदान निकाला। यह मेरे नीलू ने मुझे बगदाद से लाकर भेंट किया था। उसे पान बेहद, इसी से एक ढोली मगई पान और यह पानदान लेकर कल ही चिता में उतरूंगी। इसी शाहीदान अदा से हम तीनों को घायल कर उन्होंने केवड़ा, इलायची और मैनपुरी सुपारी से ठसा बीड़ा थमाया। सती प्रथा पर फिर जोरदार बहस छिड़ गई। हाय मेरे अंतिम सफ़र की प्यारी साथिनों, तुम अब हमें नहीं रोक सकती। मदालसा लेट गई और फिर बड़ी सधी आवाज़ में गाने लगी। न जानियो जानकी नाथ सवारे शो थवानु छे। समझी इसका अर्थ? उन्होंने हंसकर मुझसे पूछा। जानकी नाथ भी यह नहीं जान सके थे कि सुबह क्या होगा। अब मुझे लगता है उस गुजराती पद की व्याख्या उन्होंने संभवतः हमारे हित में ही की थी।
चलो जी अब सो जाओ, गुड नाइट। तुम तीनों को अच्छे अच्छे सपने आए। सच में उनकी शुभकामनाओं ने जादू सा असर किया। ऐसी नींद तो कभी नहीं आई थी। और सपने, कभी लगता जगमगाते आभूषणों के ढेर में गोते खा रही हूँ, हीरों से मेरी गर्दन टूटी जा रही है, रंगीन कीमती साड़ियों की तरंगे रह रह कर उठ रही हैं। आंखें खुली तो सती गायब थी। हाय मेरे स्टील के बक्स, मिसेज वनोलकर ने बट से उतरते ही पूछा। उसमें तो मेरे विवाह का जड़ाऊ सेट था। लगता है वह सती की बच्ची कुछ विष खिला गई है। मेरा तो सिर फटा जा रहा है। कभी मन करता जोर से हंसूं और कभी दहाड़े मार कर रोने का मन करता। बहुत पहले भाभी ने भंग खिलाकर ऐसी ही हालत कर दी थी। हाय मैं तो लूट गई। आश्रम के 10,000 रुपये और कुछ ज़रूरी फाइलें थी, सब गायब हैं। समाज सेविका रोने लगी। सहसा मुझे ध्यान आया कि मेरे पास तो एक बटुआ था जिसमें 55 रुपये और वापसी का एक टिकट था। मेरी अंतरात्मा ने कहा, तेरा बटुआ ले गई है बटुआ। सचमुच समाज सेविका को चैन खींचनी पड़ी, सती को बचाने के लिए नहीं अपितु उसे पकड़वाने के लिए। पर आज तक पुलिस उस सती के फूल नहीं चुन पाई। और इस प्रकार मित्रों इस कहानी का अंत होता है। अंत में मित्रों ये कहानी एक मैसेज छोड़ के जाती है कि हमें कभी भी अपनी रेल यात्रा के सफ़र के दौरान अपने सहयात्रियों पे बहुत ही आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। तो चलिए आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।